अस्सलाम वालेकुम। द नॉर्थ पल्स में आपको खुशामदीद। आज के प्रोग्राम के 2 हिस्से होंगे। पहले हिस्से में मैं आपका इंट्रोडक्शन एक ऐसी खातून से कराना चाहूँगी जो पाकिस्तान की शेरनी है या पाकिस्तान की चींटी है। और दूसरे प्रोग्राम में हम लोग वही डिस्कस करेंगे जो हो रहा है कनाडा में। एक तो डेरिवेटिव इलेक्शंस हुए हैं एज़ यू नो पास्ट वीक, और दूसरा वेरी रिसेंटली जो ट्रम्प का टैरिफ इम्पोज हो गया है, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और उसका क्या इम्पैक्ट होगा लीडरशिप रेस लिबरल की के ऊपर या जो हमारे फेडरल इलेक्शंस होने हैं उसके ऊपर। तो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट एपिसोड ऑफ दिस शो टुडे। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी साइमा मुसर्रत से, जो कि पॉलिटिशियन हैं, बिल्डर हैं, बिजनेस वूमेन है विच मीन्स, और उसके साथ साथ वो फिलैंथ्रोपी में बहुत काम कर रही हैं। उसके साथ वो ऑफ कोर्स एक मदर भी हैं, जो औरत होने के नाते हमारे रोल्स होते हैं वो भी सारे वो प्ले कर रही हैं। मदर हैं, वाइफ हैं, डॉटर इन लॉ हैं, एटसेट्रा। तो उन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि वो सारा कुछ कैसे करेंगे। साइमा, वेलकम टू द शो। Assalamualaikum Farah. First of all, thank you so much for inviting me. It's a great pleasure to be on your show. Thank you for being on this show. It's lovely to meet you. First off, और कुछ बताएं अपने बारे में, कब वहाँ पाकिस्तान से आई और कैसे ये सारे स्टेप्स लिए, कौन सा काम पहले शुरू किया, etc. जी, पाकिस्तान से मैं आई थी 1998 में शादी होके, और it's been 27 years. Canada is home now. और बस बिजनेस के अंदर तो इत्तेफाकन मैं आ गई. Once I have my kids, I needed a bigger house. तो बस one fine morning I called my husband कि मैं जो हूँ अपना ये जो हमारा एक टाउन हाउस था उसको मैं बेच रही हूँ और हम नया बड़ा घर बनाएंगे. So I must say कि उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे बड़ा इनकरेज किया, और फिर वहाँ से सारी जर्नी शुरू हुई. और मेरी एक स्पेशलिटी है मेरी कंपनी की कि मैं हेरिटेज रेस्टोरेशन करती हूँ. सो आई पिक अप हेरिटेज सेंचुरी होम्स और उसको पूरा रिबिल्ड करती हैं, उनको पूरा रेनोवेट करते हैं, उसको पूरा रिस्टोर करते हैं, कीपिंग इन माइंड के उनकी जो ओरिजिनल आर्किटेक्चरल फीचर्स हैं उनको हम रिस्टोर करते हैं टू देयर ओल्ड ग्लोरी. प्लस we incorporate modern facilities क्योंकि these are the modern homes to live in. So ये मेरा बिजनेस है. और आज से 2018 में मैंने प्रोविंशियल इलेक्शन में हिस्सा लिया, प्रोविंशियल पीसी पार्टी के लिए. फिर अनफॉर्चुनेटली आई डिडंट विन, बट इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. बहुत कुछ सीखा. और उसके बाद फेडरल पार्टी जो कंजर्वेटिव पार्टी है उन्होंने मुझे अप्रोच किया और उन्होंने कहा आप फेडरली हमारे लिए कैंडिडेट बने. सो पिकरिंग अक्सब्रिज से मैंने 2019 में फेडरल इलेक्शन कंटेस्ट किया कंजर्वेटिव पार्टी के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं सक्सेसफुल हुई. लेकिन बहुत सीखने को मिलता है. इट्स आई वुड इनकरेज कि ऑल वुमेन should do all of this. Take part in the civic engagement is very important. Take part in political activities in whatever capacity. जरूरी नहीं है कि आप कैंडिडेट ही बने, आप वॉलंटियर कर सकते हैं, आप फंड रेजिंग कर सकते हैं, लेकिन हर एक को इस पॉलिटिकल प्रोसेस में से किसी ना किसी तरह कंट्रीब्यूट करना चाहिए. सही बात. अच्छा, तो अब फिलैंथ्रोपी भी आप करती हैं. आप बता रही थी कि आप SOS जो चिल्ड्रन विलेजेस हैं, जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो टोरंटो का चैप्टर है, उसकी आप प्रेसिडेंट हो. जी जी. तो ये आज से कुछ साल पहले हम लोगों ने ये फ्रेंड्स ऑफ SOS शुरू किया. इट्स एन ऑस्ट्रियन चैरिटी इन 132 कंट्रीज. पाकिस्तान में भी हमारे 10 विलेजेस हैं. इट्स अ चैरिटी फॉर अंडर प्रिविलेज्ड ऑर्फन चिल्ड्रन, और उनको हम एक घर प्रोवाइड करते हैं और 4-5 बच्चे घर में होते हैं और एक मदर होती हैं. सो वी गिव देम the whole experience of being a part of a family. So it's a very good charity. Or over the years I've raised more than $500,000 for them. For that reason I was given Queen Elizabeth Jubilee Medal for my contribution to this charity. So हम हर साल एक गाला करते हैं मैरीगोल्ड के नाम से, and जहाँ पे भी need होती है we send the money, but half of the money always goes to the villages in Pakistan.
वाओ, दैट्स अमेजिंग। अब मेरा अगला सवाल ये है, जो मैं परेशान हो रही हूँ, मेरे हाल से सुनने वाले सब परेशान हो रहे जी। होंगे, कि दिन में होते हैं 24 घंटे, तो आप ये सारा कुछ कैसे कर लेते हो? बस देख लिया, अब आपने मुझे पहले वो शेर और चीता कहा है, सो यू नो आई हैव टू लिव अप टू that title, but it's a juggling role, और you know हो जाता है बस। आप एक दफा माइंड मेकअप कर लें कि आपने ये करना है, तो if there is a will, there is a way, you find a way. और डेफिनेटली सपोर्ट के बगैर तो नहीं हो सकता, जी, क्योंकि आप इतनी चीजों में कर रहे हो, तो आपको जी। बहुत ज्यादा सपोर्ट चाहिए, एक्सटर्नल सपोर्ट भी चाहिए, लेकिन सबसे पहले फैमिली से सपोर्ट मिलती है। जी, तो आपने बताया कि आपके हस्बैंड बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत ज्यादा। तो आपके बच्चे भी आपको ये तो नहीं कहते अम्मा तो कहीं नजर ही नहीं आती? नहीं, I got 2 boys, एक 22 years का और एक 18 का, both are in university. और we had a joint family system. मेरी शादी मेरे ताया के बेटे से हुई है, so my ताया was my sister. My parents always were visiting from Pakistan, so it was a one big happy joint family. So वो बहुत support system रहा है मुझे throughout. I've been very lucky that way. जी। and that's impressive, क्योंकि घर वालों की सपोर्ट कुछ दिन तो चलती है, फिर वो कहते हैं यार ये तो घर ही नहीं आती है। नहीं, तो बिल्कुल अवेलेबल नहीं, मैंने घर को भी पूरा टाइम दिया है, बिल्कुल दिया। जी। अच्छा, तो इन सब रोल्स में जो आप इतने डिफरेंट डायमेंशंस के रोल्स हैं, कि भाई एक बिजनेस है जो कि घर बनाने हैं, वो भी एक हार्ड वर्क है ऑन इट्स ओन, टफ जॉब है। पॉलिटिशियंस में आपको लोगों को फेस करना है, लोगों के सामने हर टाइम रहना है, और उनके जो मसाइल हैं उनको सुनना है, करना है, वो भी एक डिमांडिंग जॉब है। जी, राइट। तो आप इतनी डिमांडिंग जॉब्स भी करती हैं और टफ है ऑल ऑफ दैट, बट माय क्वेश्चन इज व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट व्हाइल डूइंग? देखिए, हर एक का अपना एक प्रोज एंड कॉन्स हैं। मेरा पैशन कंस्ट्रक्शन है, सो और एंड आई परस्यू माय पैशन थ्रू heritage restoration. And that's beautiful one, Ji. right? So that's something which I'm very passionate about. That's my favorite part of all the roles which I play. Of course, public service, civic engagement, being part of a political scene has its own plus and negatives. आप एक पेडेस्टल पे बैठ जाते हो, बहुत से लोग आपके हक में होते हैं, कुछ आपके अगेंस्ट हो जाते हैं। So वो रोल exposed to people to say anything about you, right? बिल्कुल। और पॉलिटिकल ओपिनियन हर एक का डिफरेंट होता है, और आप हर एक को खुश कर भी नहीं सकते, राइट? और मेन आपको, अगर व्हेन यू बिलोंग टू वन पॉलिटिकल पार्टी, तो आपको उस पार्टी की विद इन गाइडलाइंस रहना पड़ता है। सही बात है। और तीसरा रहा कि फिलैंथ्रोपी का जो रोल है, बीइंग पार्ट ऑफ, वो तो बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग। इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कि आप इतने हजारों बच्चों की मदद करते हैं, और आप रियलाइज करते हैं कि जिंदगी में आपको खुदा ने इतना कुछ दिया है, तो आपकी एक छोटी सी कंट्रीब्यूशन होती है वो। सो इट्स every role has its own important place. So मैं ये नहीं कह सकती कि एक दूसरे से बेहतर है। तीनों roles में I equally you find enjoy. some sort of satisfaction. That's why you keep doing all of that. Absolutely, absolutely. Okay. अच्छा, आपको बेसिकली बुलाने का मेरा मकसद ही ये था कि आपकी इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी है कि इतना कुछ आप कर पा रही हैं अपनी लाइफ में, फैमिली को भी साथ लेके चल रही हैं, और साथ में इतनी बिजी भी रहती हैं। एंड दिस इज इंटरनेशनल वुमेन्स डे वीक, तो मैं ट्रूली सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। तो आप जैसी और बहुत सारी खवातीन जो इस तरह से इतनी एफर्ट करती हैं, जैसे इस हमारे शो की ओनर है, उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए कि बिल्कुल इतने अरसे से इतना अच्छी तरह से ये चैनल चला रही है। बिल्कुल। और इस तरह से बहुत सारी और खवातीन हैं जो कि काफी ज्यादा एक्टिव हैं, बट एट द सेम टाइम वी ऑल नो दैट इज नॉट दैट इजी। सो आई वुड लाइक स्पेसिफिकली वुड लाइक टू हाईलाइट कि आपको क्या चैलेंजेस फेस किए आपने जब आप बिजनेस में गई, क्योंकि बिजनेस भी आपने यूनिक चुना ना, कि कंस्ट्रक्शन का बिजनेस जो है, वो हमारे घर में कोई चीज टूट जाए ना, एक बाथरूम को रिप्लेस करना पड़ जाए, या कोई किचन की कोई चीज रिप्लेस करनी पड़ जाए, तो ये जो हैंडीमैन है, ये हमारे से तो हैंडल नहीं होते। एंड यू आर डूइंग अ कंस्ट्रक्शन बिजनेस ऑन फुल फ्लैट, यू नो। तो ये आपको क्या चैलेंजेस फेस, इसी तरह पॉलिटिक्स में भी उसकी अपनी डिफिकल्टीज हैं, तो मैं पूछना चाहूंगी कि आपको क्या चैलेंजेस फेस आपने किए, और
उसका क्या कैसे ओवरकम किया और कैसे और खवातीन आ सकती हैं इस फील्ड में, जी इन जी फील्ड्स में या नहीं? जी बिल्कुल। कंस्ट्रक्शन में तो आपको जिस तरह मैंने पहले मेंशन किया, जस्ट बाय चांस मैं आ गई, फैमिली जरा एक्सपैंड हुई तो बड़ा घर चाहिए था, जी। लेकिन द होल प्रोसेस ऑफ building the first project Yeah. was very satisfying for me. It was a niche project because it was a heritage restoration. लेकिन बहुत सी चीजें सीखने को मिली from the process of designing to the process of getting the building permit, going through all the red tape, meeting the neighbors, बहुत से factors, then handling all the trades. Of course, construction world में भी लड़कियां हैं, लेकिन इतनी नहीं है. It still is a man's world in the construction world. वो आपको seriously नहीं लेते. लेकिन on my first project, I was very fortunate. My whole team was very good. My general contractor was very good. His sub trades were very good. They taught me a lot of things. I think that was one of the reasons I continued into this field, because my first experience was really, really positive. और बहुत कुछ सीखने को मिला. And I think that's one of the reason I got into politics, because I got to know कि कितनी red tape से, कितने hurdle से गुजरना पड़ता है एक project को fruition तक ले जाने के लिए. So इसलिए I would encourage कि लेडीज के लिए कोई प्रोफेशन ऐसा नहीं है जिसमें वो नहीं आ सकती. अगर आपको इंटरेस्ट है कंस्ट्रक्शन में या बिल्डिंग में या इंटीरियर डिजाइनिंग में, इसके बहुत से बल्कि मैं समझती हूँ अभी जो आपकी बातों से मुझे ये लग रहा है, स्पेशली कंस्ट्रक्शन बिजनेस में या कोई भी बिजनेस जिसमें, और बिजनेसेस मोस्टली टीम बिल्डिंग एफर्ट होती है, उसमें आपको हायर करना पड़ता है, आपको कहीं से कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, बहुत सारे ह्यूमन रिसोर्सेज है, ह्यूमन मैनेजमेंट है. बहुत ज्यादा कि औरतें तो बहुत अच्छी तरह से कोऑर्डिनेशन बिल्कुल कर सकती हैं, टीम बिल्डिंग कर सकती हैं, एस्थेटिक सेंस बहुत अच्छी होती है. एस्थेटिक सेंस बहुत अच्छी होती है, बिल्कुल सही बात है. तो वो ज्यादा अच्छी तरह से ये काम कर सकती हैं. बिल्कुल बिल्कुल. तो मुझे तो सारे फायदे नजर आ रहे हैं कि यहाँ पे औरतें ज्यादा सक्सेसफुल हो सकती हैं. तो और आपने बिल्कुल सही बात की शुरू में कि खवातीन कम है, ओवरऑल कम है, और अगर आप पाकिस्तानी माशरे को ले लें या मुस्लिम माशरे को ले लें तो और ज्यादा कम आपको नजर आएंगी इन फील्ड्स में. जी. तो आप एनकरेज तो कर रही हैं, लेकिन क्या वजह है कि कम है? थोड़ा सा आप It's still like there is a stereotypical thinking associated with construction कि ये मर्दों का काम है. लेकिन बहुत सी और लेडीज हैं, बहुत सी अब आ रही हैं आगे, और ट्रेड्स में बहुत सी इनकरेज करता है, गवर्नमेंट भी इनकरेज करती है, बहुत से प्रोग्राम्स भी इनकरेज करते हैं, स्कूल्स में भी बहुत सारे ऐसे इंसेंटिव्स दिए जाते हैं. आ रही हैं, बहुत सी लड़कियां आ रही हैं, कारपेंटर्स हैं, ड्राइवॉलर्स हैं, इलेक्ट्रिशियंस हैं. सो इट्स चेंजिंग एंड बिल्कुल बिल्कुल. और फिर पॉलिटिक्स में अगर बात करें थोड़ी सी, ये अगेन फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वुमेन पार्टिसिपेशन, तो आप देखते हैं कि लिबरल्स में फिर भी आपको ज्यादा लोग नजर आते हैं. जो कंजर्वेटिव पार्टी है उसमें तो और ज्यादा कम है. एंड आई अंडरस्टैंड कि कंजर्वेटिव जो है वो थोड़े फंडामेंटलिस्ट हैं, तो वो अभी इस वजह से भी वो खवातीन के रोल्स जो हैं वो वही हैं जो प्री डिफाइंड हैं somehow in their somehow I don't know. और I mean, 2 questions over here, which I would like to ask. Number 1, कि क्यों कम है खवातीन कंजर्वेटिव पार्टी में, और इसके लिए क्या कोई प्रमोशन हो रही है एट द फेडरल लेवल, एट द प्रोविंशियल लेवल, विद इन द कंजर्वेटिव पार्टी के वुमेन ज्यादा जो है वो रिप्रेजेंटेशन उनकी होनी चाहिए पार्टी के अंदर? नंबर 1. एंड नंबर 2, आई वुड लाइक टू आस्क कि क्या वजह है कि खवातीन नहीं आ रही, तो कैसे उनको एनकरेज किया जाए? जी. कंजर्वेटिव पार्टी और लिबरल पार्टी में आपने कहा कि ज्यादा लेडीज लिबरल में है. सो अगर इसमें मैं थोड़ा सा आप उससे एक क्वेश्चन काउंटर करूंगी. आपका मतलब है साउथ एशियन लेडीज, मुस्लिम लेडीज, के इन जनरल सारी लेडीज? आई मीन इन बोथ वेज, लाइक मोस्टली ओवरऑल नंबर हम लेडीज का देखें तो वो जरा ज्यादा है लिबरल्स में, कंजर्वेटिव्स में रिलेटिवली कम. नहीं, कंजर्वेटिव पार्टी में भी काफी फीमेल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं. हाँ, मुस्लिम women in both in conservative party both levels, provincial and federal level में नहीं थी. मैं first पाकिस्तानी मुस्लिम
कैंडिडेट बनी थी प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव पार्टी पे प्रोविंशियल लेवल पे। फेडरली हमारी सलमा जाहिद हैं, सॉरी सलमा अताउल्लाह जान, सलमा जाहिद हमारी लिबरल की हैं, सलमा अताउल्लाह जान हमारी सेनेटर थी, वो फेडरल में थी, वो बनी थी। लेकिन प्रोविंशियली मैं फर्स्ट पाकिस्तानी, फर्स्ट मुस्लिम थी जो कैंडिडेट बनी थी। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि इतनी ज्यादा लेडीज हमारी कम्युनिटी की नहीं है। और फिर लिबरल में हैं, लिबरल पार्टी ने बहुत अर्ली ऑन इमिग्रेंट वोट को कैप्चर कर लिया हुआ। सो उनकी जो मैसेजिंग है, उनकी जो आउटरीच है, वो इमिग्रेंट वोटर्स में बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमारी जो पार्टी है कंजर्वेटिव पार्टी अब बहुत इम्प्रूव कर गई है, लेकिन इनिशियली इट वाज कंसिडर्ड अ पार्टी ऑफ अ मिडिल एज्ड व्हाइट मैन। उन्होंने और खासतौर पे इमिग्रेंट्स को उन्होंने इतना अप्रोच नहीं किया, लेट अलोन के फीमेल को करें। लेकिन अब काफी चेंज आ गया है। हमारी कम्युनिटीज, हमारी मुस्लिम कम्युनिटीज, हमारे इमिग्रेंट्स जो हैं वो कंजर्वेटिव पार्टी में फेडरल और प्रोविंशियल लेवल में बहुत पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो वो ट्रेंड काफी अब चेंज हो गया। अब आप देखेंगे अब भी प्रोविंशियल इलेक्शन हुआ है, अब फेडरल आने वाला है अनकरीब सून। बहुत सी नॉमिनेशंस हुई हैं, तो आप उसमें देखें लेडीज ने भी बहुत हिस्सा लिया है, जेंट्स ने भी बहुत हिस्सा लिया है। सो ट्रेंड काफी बदल रहा है। सो काफी चेंजेस आ गई हैं। बिल्कुल, इट इज पॉजिटिव। Okay, everybody, thank you so much for joining this part of the episode. साइमा हमें अपने अगले प्रोग्राम में भी ज्वाइन करेंगी, जिसमें हम ओंटारियो इलेक्शंस की और ट्रम्प के टैरिफ की बात करने वाले हैं। Stay tuned with us. We are gonna see you very soon after a short time. अगर आपको दुबई या मिडिल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है, तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance, we also ship cars, Keller transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advanced Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. वेलकम बैक। तो इस एपिसोड में मेरे साथ दो गेस्ट शामिल हैं। एक तो साइमा मुसर्रत, जो जिनसे अभी आपका तारुफ कराया मैंने, और दूसरे हैं हमारे साथ मजहर शफीक साहब, जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्काइप पे। और हम स्टार्ट करेंगे ओंटारियो इलेक्शन से। एंड हो सकता है आपको लगे कि ये तो न्यूज़ ही नहीं है, क्योंकि ये तो वही हुआ जो होना था, जो एक्सपेक्टेड था। डग फोर्ड ने ही जीतना था, उसकी मेजॉरिटी होनी थी। अगर यही सारा कुछ था, या उसने उतनी ही सीटें लेनी थी जितनी उसके पास थी ऑलरेडी, तो फिर इतना ये जो इन्होंने $189 मिलियन स्पेंड किए, तो इसकी क्या जरूरत पेश आई? सो दैट दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस वी आर गोना आस्क, एंड हाउ यूजफुल दीज इलेक्शंस आर, especially for the Trump, tariff situation, etc. क्योंकि इसको कहा तो यही जा रहा है कि ये टैरिफ इलेक्शंस थे। तो इसी पे हम बात करते हैं कि अपने शुरू करते हैं साइमा मुसर्रत से कि साइमा, आप बताएं कि आपका क्या टेक है, क्यों ये इलेक्शंस हो रहे हैं? ये जी इलेक्शंस एब्सोल्युटली नेसेसरी थे, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट इलेक्शन थे। ये इसलिए नेसेसरी थे क्योंकि इस वक्त इतना
बड़ा पॉलिटिकल अपहीवल कंट्री में आया हुआ है. आई थिंक द हिस्ट्री ऑफ कनाडा कभी इस किस्म का इतना बड़ा फिस्कल फियास्को नहीं हुआ. एंड डग फोर्ड इज एन अमेजिंग लीडर. ही इज आवर रॉक स्टार प्रीमियर. और ये उनकी थर्ड मेजर मेजॉरिटी है. और उनकी बहुत अच्छी कॉल थी कि ही कॉल दिस इलेक्शन बिकॉज उनको मच बिगर चीजों के ऊपर कंसंट्रेट करना है मूविंग फॉरवर्ड. ओंटारियंस की जॉब्स बचानी है. आपका एक मेंटल पीस ऑफ माइंड हर घर में. इट्स लाइक वेदर आपका मॉर्गेज रेट है चाहे आपका बिजनेस है, बहुत सी इनसिक्योरिटीज एसोसिएटेड है. सो अगर इलेक्शन नेक्स्ट ईयर वो कराते तो वो एक साल का जो उनका पूरा मैंडेट, जो उनका पूरा एक उनका जो प्लान बनता, तो उससे उनको फिर ब्रेक लेनी पड़ती और इलेक्शन में इन्वॉल्व होना पड़ता. इस वक्त वो ब्रेक ले नहीं सकते, इसलिए उन्होंने टैरिफ्स के जो फियास्को हुआ है उससे पहले इलेक्शन करा लिए ताकि सब कुछ एटलीस्ट एट अ प्रोविंशियल लेवल गवर्नमेंट पे सब कुछ स्टेबल हो. सब कुछ यू कैन काउंट ऑन हिम एंड हिज कॉकस एंड हिज होल टीम. ओके, वंडरफुल. तो मज़हर साहब आप बताएं, आप तो खैर इलेक्शंस में पार्टिसिपेट भी करते रहे हैं, अभी भी आपने ये जो प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए हैं इसमें हिस्सा भी लिया है. तो मेरा क्वेश्चन वही है कि उनके पास तो मैंडेट था, उन्होंने 80 सीट्स पहले ली हुई थी, अभी भी वो 80 की 80 ही उनके पास उनको मिली हैं. लिबरल्स ने भी अगर कुछ किया है तो थोड़ा बहुत गेन ही किया है कि उनके पास पहले शायद 8-9 सीट्स थी, अभी 14 हो गई हैं, तो दे डिड गेन ऑन दैट. एनडीपी तो पहले वाले स्टेटस में ही रही, 27 सीट्स पे ही एटसेट्रा. तो ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर या अपने टाइम पे ईयर आफ्टर 2026 में इलेक्शंस होते तो लोगों को ट्रूली पता चल चुका होता बाय देन कि जो डग फोर्ड की पॉलिसीज हैं वो कितनी यूजफुल रही हैं. अभी तो जाहिर है एम्बिग्युअस सिचुएशन है, हमें नहीं पता कि उनकी पॉलिसीज कैसी होंगी और वो क्या सक्सेसफुल होंगी ओंटारियो के लिए या नहीं. तो क्या जरूरत थी इस वक्त इलेक्शन कराने की? आपका क्या टेक है? आर यू हैप्पी अबाउट इट, अबाउट द रिजल्ट्स एज वेल? Thank you so much, Dr. Saab. So first of all, thank you, आपका कि you did interview me, and also I have a lot of respect for my sister Saima Musarat. She's an amazing person, but I will respectfully disagree with what she said right now, because what I can tell you is it's totally unnecessary election. $189 million of the taxpayer money was spent on this election, and you saw the results. Conservatives lost 3 seats. Instead of gaining, they actually lost 3 seats. NDP remains the same. Liberal, we got few seats. We have a mega majority. but the thing is that it was not the purpose. What was the purpose of the election? Was mandate for tariff? So you mean the all other premier of the other provinces need to take that mandate from their constituents now? Which means all the provinces should have that mandate? No, there was no need for that. I think it's a federal jurisdiction. The federal people, their leaders, they are already talking to Trump, and I think there are negotiations going on. But honestly, what I feel is this was a wastage of taxpayers' money. ओके, चलें, अब तो जो हुआ सो हुआ. बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हो गया. चले, अच्छी बात है. मेगा मेजॉरिटी है, थर्ड मेगा मेजॉरिटी. हाँ, नहीं, और बाकी में मेगा मेजॉरिटी थर्ड टाइम लेना भी इतना आसान नहीं है. फेडरल गवर्नमेंट में देखें थर्ड टाइम इलेक्शंस की क्या सिचुएशन है, बिल्कुल अपसाइड डाउन हुआ पड़ा है. तो ओंटारियो एटलीस्ट डग फोर्ड अपने आप को बचाने में कामयाब 100% रहा है. नहीं, अपने आप को नहीं, अपने आप को, हमारे प्रोविंस को, हम सबको. We'll see definitely that's true if they make good policies. Wonderful. अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा ये भी डिस्कस करना चाहूँगी. मज़हर शफीक साहब, चलें आप ही से मैं बात का आगाज़ करती हूँ कि इसमें मुस्लिम्स की और साउथ एशियंस की पार्टिसिपेशन क्या रही. Not only in terms of voters के did they go out to vote, दूसरी तरफ से ये भी कि how many
Muslims and South Asians, they were participating in this elections. और कितने आप जैसे लोग जो कि खड़े हुए और represent किया. Of course, first off we represent Canada or Ontario, but at the same time we have ethnic background as well. And that's important to us as well. तो उसमें थोड़ा सा आप बताएं कि क्या आप satisfied हैं Muslims की और South Asians participation के लिए, और अगर नहीं तो किस तरह उसको promote किया जा सकता है और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है. Thank you so much. That's a very good question. What I can tell you is I think there were about 34 candidates from all three parties in this election, and I think it's a huge number of candidates. There were a lot of candidates from Liberal Party, even though Conservative Party only had, I believe there was only one. Correct me if I'm wrong. Four but candidates running. Four candidates. Okay. Oh, four. Yeah. Okay. So from And Pakistan, 2-1. Or 2-1. Yeah. Okay. Yeah. So from Pakistani background, I think there was Zishan Hamid, but Sara Bukhari. Yeah, she was not able to win, but She was a candidate. yeah, but she yeah, was she was a candidate. Yeah. Okay. Right. Got it. And who is But the other Liberal one Party who won? had. Muhammad Firan from York Southwestern. He from the Somalian background. Okay. Yeah. Okay. So Liberal Party had a lot of diverse candidates, and from Muslim community, I believe there were about 14 or 15 Muslim candidates this time. Okay. What I can tell you is it's a great to see that community is involved. There are more people putting their name on the ballots. My only worry is that we need people who are really serious and who are really want to make an impact, and people who are have some exposure, experience, because we don't need a non-serious candidates. What I believe is candidates who actually understand politics, who have passion, and who are good candidates. I think it's not only, it doesn't matter if you have 50 candidates from Muslim community and they are not, good candidates. I believe we need to have a good quality of candidates. Right. Okay. आप बताओ, आपको कैसा लगता है कि मुस्लिम्स की और साउथ एशियंस की पार्टिसिपेशन गुड इनफ होती है इलेक्शंस के दौरान में, या इसको प्रमोट ज्यादा करने की जरूरत? नहीं, अब रिसेंट इलेक्शंस में बहुत अच्छा ट्रेंड चल पड़ा है. हमारी कम्युनिटी में से मर्द और औरतें दोनों बहुत आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं इलेक्शन प्रोसेस में. बहुत अच्छी पॉजिटिव चेंज आई है, और भी इम्प्रूव किया जा सकता है. और मैं तो हर एक को कहती हूँ कि आपको हर पार्टी में रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, चाहे कंजर्वेटिव है, चाहे लिबरल है, चाहे एनडीपी है, चाहे ग्रीन पार्टी है. हर पार्टी में आपका जिसके साथ आपका जहन मिलता है, जिस पार्टी के साथ आपका मैंडेट और जिनका प्लेटफॉर्म को साथ आप एग्री करते हैं, आप उसमें जरूर सिविक एंगेजमेंट हमारा एक फर्ज है. सही बात ये, और मैं इसको तो बहुत ज्यादा इनकरेज करना चाहिए. एंड पब्लिक सर्विस, हर जरूरी नहीं है कि आप कैंडिडेट ही बने. बहुत से, मैंने जिस तरह पहले मेंशन किया था, आप वॉलंटियर कर सकते हैं, आप फंड रेजिंग कर सकते हैं, लेकिन अपने आप को जरूर इलेक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व करें. और एक सोशल सर्विस होती है, एक टू गिव इट बैक टू द कम्युनिटी. और हर पार्टी में आपका जिसके साथ भी आपका अलाइन होती है आपकी थिंकिंग, आप जरूर हिस्सा लें. सही. अच्छा, तो इसी को अगर कंटिन्यू करें कि ओंटारियो लिबरल पार्टी का, मे बी शफीक साहब पहले बताएंगे, क्योंकि आप उनके प्लेटफॉर्म से हमेशा ऑपरेट करते रहे हैं, कि लिबरल पार्टी का आपको क्या ओंटारियो में फ्यूचर नजर आता है? आपको लगता है कि 4 सालों में जब नेक्स्ट इलेक्शंस होंगे तो दे हैव एनी चांस टू लीड द पार्लियामेंट इन द नेक्स्ट इलेक्शंस? क्योंकि अभी तो सिर्फ 14 सीट्स हैं और आपको 70+ सीट्स चाहिए, 63 सीट्स टू मेक द गवर्नमेंट. सीट्स चाहिए टू मेक द गवर्नमेंट. तो कैन दे गेट दैट टारगेट? तो थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस क्वेश्चन. मैं आपको ये बता सकता हूँ, सबसे पहले तो जो रिसेंट आपने क्वेश्चन किया था, आई टोटली एग्री विद माय सिस्टर साइमा मुसर्रत कि सिविक एंगेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. रिगार्डलेस आप किसी भी पार्टी से आए, ये हमारी कम्युनिटी के लिए एक एजाज है कि कोई कंजर्वेटिव पार्टी से रन कर रहा है या एनडीपी से कर रहा है या लिबरल से कर रहा है. आई थिंक the credit goes to the whole community के वहां से लोग निकल के इस पार्ट और इस प्रोसेस का हिस्सा बन रहे हैं. So that is very good thing. जहां तक आपने कहा कि लिबरल पार्टी का आगे फ्यूचर क्या है, मैं आपको ये जरूर बता सकता हूं कि अगर आप अभी, I lost with 524 votes only. Okay, it was a tough fight.
I lost with 1.71%. And you can imagine कि 1.71 का मतलब 1% का मतलब है कि अगर 2 वोटर्स हम और निकालते हर 100 वोट्स के पीछे तो रिजल्ट जो है वो डिफरेंट होता डिफरेंट है। यू कैन सी कि हमारे बहुत से हमारा एक कैंडिडेट 20 वोट से हारा है, हमारा एक कैंडिडेट 40 वोट से हारा है, बिल्कुल एक सही बात है। कैंडिडेट 144 वोट से हारा है, एक 167 वोट से हारा है। So if you see the results, we have like so many people who lost with a very narrow margin. तो हमने 30% वोटर्स जो हैं वोट्स लिए हैं लिबरल पार्टी ने और अपना वोट बैंक बढ़ाया है, ठीक है। तो मैं आपको ये जरूर बता सकता हूँ कि ये जिस तरह से डग फोर्ड ने एक अर्ली इलेक्शन करवाया, जिस वेदर में करवाया गया 1981 के बाद, इट वाज the second time जी विंटर में इलेक्शंस ना विंटर में इलेक्शन हुआ और उसमें आप ये देखें कि डग फोर्ड का सिर्फ एक ही था कि क्योंकि इन्वेस्टिगेशन हो रही है आपसे एमपी की ग्रीन बेल्ट का जो स्कैंडल है उसके रिजल्ट्स आने से पहले वो जल्दी से ये एक इलेक्शन करवाना चाहते थे। इवन दो जो थी सिचुएशन हमारे उसमें नहीं थी, हमारे मुवाफिक नहीं थी, उसके बावजूद हाउ वी फाइट इन दिस इलेक्शन। तो रिजल्ट आपके सामने है। मैं ये बता रहा हूँ कि अगले 4 साल के अंदर इंशाल्लाह ताला 4 साल डग फोर्ड के अंदर बहुत सारी चीजें चेंज होंगी। लोगों को भी पता चलेगा डग फोर्ड की पॉलिसीज अभी जो आने वाली हैं वो टैरिफ के मामले में कैसे परफॉर्म करते हैं। इन द मीन टाइम जो ये रिजल्ट इन्वेस्टिगेशन जो आरसीएमपी की है उसके भी रिजल्ट्स आ जाएंगे। ये सारी चीजें क्लियर होंगी इंशाल्लाह अगले 4 साल के अंदर। बट आई कैन टेल यू लिबरल पार्टीज विल बी रेडी फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन टू टेक ओवर, दैट आई कैन टेल यू। ओके वंडरफुल। आपको भी लगता है कि लिबरल पार्टी के कोई चांसेस होंगे? मैं तो कहती हूँ हम लोग तो अपनी नेक्स्ट मेगा मेजॉरिटी के लिए तैयार होंगे। लेट्स सी, इट विल बी अ टफ फाइट। ओके तो जैसे कहा जाता है कि ये जो है ये एक टैरिफ इलेक्शन था, आपने तो कहा कि ये ग्रीन बेल्ट से बचने का इलेक्शन था, लेकिन जो ओवरऑल इमेज है वो तो यही है कि ये टैरिफ इलेक्शन। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या बाकी जो प्रोविंसेस हैं उनके प्रीमियर्स को क्यों ये मैंडेट नहीं चाहिए? व्हाई? चलिए हर एक की सोच अपनी अपनी है ना। तो मैं फिर वही कह रहा हूँ कि सोच का मतलब ये है कि सिर्फ एक प्रोविंस का जो है वो प्रीमियर को मैंडेट चाहिए, बाकी वो कहते हैं कि वो नो बिकॉज़ दे फील लाइक इट्स अ फेडरल ज्यूरिसडिक्शन। आई सी। लेकिन आपने देखा, ये आपकी बात सही है कि ये फेडरल ज्यूरिसडिक्शन है, जो भी बॉर्डर के इश्यूज हैं, इंटरनेशनल ट्रेड है एटसेट्रा, बट एट द सेम टाइम ऑल द प्रीमियर्स फ्रॉम एवरी प्रोविंस एंड स्टेट दे गॉट टुगेदर एंड दे created a Canada team, and that's how Council they're of fighting. Canada, Yeah. Because that is fine. All the premiers met with the Prime Minister, and they talk about that, which is definitely they should do it. But it's not like one premier is just taking a mandate to tariff issue पे mandate चाहिए। दूसरे जो provinces के इतने सारे और provinces हैं, they don't think that they need to do that। जी सही आप कह रहे हैं। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूं, हमारे अगर प्राइम मिनिस्टर लिबरल अगर सही काम करते तो फिर डग फोर्ड को टेक ओवर ना करना पड़ता। सो डग फोर्ड वाज सो गुड दैट ही टुक ओवर आवर प्राइम मिनिस्टर्स रोल। ही वेंट टू यूएस, ही वेंट टू यूएस मीडिया। और मैं मज़ीद भाई से थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगी कि ये फेडरल इशू नहीं है, ये पूरे कनाडा का इशू है, सारे प्रोविंसेस का इशू है। एवरी सिंगल सिटीजन ऑफ कनाडा विल बी अफेक्टेड बाय द टैरिफ्स। So ये फेडरल और प्रोविंशियल इशू नहीं है, ये नेशनल इशू है। सबका ये चले, सबका ये इशू है डेफिनेटली। अच्छा, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, जैसे आप कह रहे हैं कि इलेक्शंस की जरूरत नहीं थी बट एट द सेम टाइम जब हम फेडरल सिचुएशन को देखते हैं तो उसमें भी स्ट्रेंज सी सिचुएशन है कि इस टाइम पार्लियामेंट बंद हुई पड़ी है, जबकि उसको खुला होना चाहिए। तभी आप कुछ नए रूल्स बना सकते हैं कि कौन सी किसको क्लोज करना है, कौन से वाले टैरिफ नहीं लगाना, या वो क्या उसको कहते हैं कि ड्यूटीज नहीं लगानी, इंपोर्ट ड्यूटीज नहीं लगानी या लगानी है, या जो भी पॉलिसीज बनानी है ज़ाहिर है पार्लियामेंट के अंदर होनी चाहिए, सिर्फ कैबिनेट मीटिंग्स में या जो प्राइवेट मीटिंग्स हैं उनमें नहीं होनी चाहिए। तो समहाउ ओपन डिस्कशन का प्लेटफॉर्म जो है वो लिटिल बिट क्लोज्ड है। तो उसमें थोड़ा सा बताएं कि उसको कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है इस टाइम पे। But that has happened anyways. Is there any chance for Trudeau to come back? Maybe he would say that because he emerged as stronger leader,
from his yesterday's speech, for example, वो काफी strongly उन्होंने retaliate किया है, strong voice बन के emerge हुए हैं. तो is there a chance कि you would say कि भाई लोग कह रहे हैं सारे कि नहीं तुम ही हमारे लीडर हो, तुम ही हमारे प्राइम मिनिस्टर हो, और वो हो सकता है कि ये सारी जो गेम थी वो फ्लिप ओवर हो जाए और वही प्राइम मिनिस्टर है. इज देयर अ पॉसिबिलिटी? शफीक साहब आप बताएं. डॉक्टर साहब देखें, पहली तो बात ये है कि जो जस्टिन ट्रूडो ने अपनी लीडरशिप शो की है, ऑनेस्टली आई एम गेटिंग फोन कॉल्स फ्रॉम पीपल हु आर वेरी वेरी हैप्पी कि जस्टिन ट्रूडो ने जिस तरीके से इस चीजों को डील किया है, टैरिफ वाले इशू को, एंड दे आर वेरी हैप्पी. लेकिन जहां तक आपकी बात ये है कि क्या वो वापस आएंगे, आई थिंक ही हैज ऑलरेडी मेड अ डिसीजन, और पार्टी ने जो है ऑलरेडी अपना प्रोसेस शुरू कर दिया हुआ है. हमारा 9 मार्च को जो है वो लीडरशिप का जो है वो कन्वेंशन भी है, उसमें वो जो भी है उससे पहले वोटिंग हो रही है. तो 9 मार्च को जो है जो नया लीडर का डिसीजन हो जाएगा, और उसके बाद जो भी नया लीडर बनेगा वो इंशाल्लाह ताला विल टेक ओवर द लिबरल पार्टी. अच्छा, चले. मैंने कहा आपकी की पार्टी के कुछ एमपीज जो हैं जिन्होंने पहले कहा कि हम नहीं, और फिर दोबारा वो कह रहे हैं नहीं हम पार्टिसिपेट करेंगे. सो बट यू थिंक दैट दैट्स नॉट अ पॉसिबिलिटी. आप इसके बारे में क्या समझती हैं, और क्या समझती हैं कि नया लीडर कौन सा वाला होगा जो लिबरल पार्टी को ज्यादा बेहतर रिप्रेजेंट कर सकता है? देखिए, आई मस्ट से कि लिबरल पार्टी के चारों लीडरशिप के जो कैंडिडेट्स हैं बहुत केपेबल और दे आर रियली इम्प्रेसिव. हर एक ने बड़ा अपना स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म शो किया है. उनकी आप अगर डिबेट देखें तो इक्वली दे वर वेरी वेरी very clear on the issues, and they had very clear and very detailed plan कि वो किस तरह टैरिफ्स को और इकोनॉमी को और जो भी मेजर इश्यूज हैं उनको टैकल करेंगे. सो लेकिन जो एक ट्रेंड नजर आ रहा है वो लग रहा है कि मार्क कार्नी ही जीतेंगे. सो लेकिन करीना गोल्ड भी बहुत अच्छी थी, बेलिस की अभी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, क्रिस्टिया फ्रीलैंड तो ऑलरेडी हमारी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं. चारों जो थे उन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी थी अपनी डिबेट में. आई मस्ट से आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड बाय ऑल 4 ऑफ देम. लेकिन लग यही रहा है कि अब वो मार्क कार्नी ही जीतेंगे. और उनका एक एडवांटेज ये है कि उन्होंने अपने आप को इस तरह पोजीशन किया है कि आई एम एन आउटसाइडर, बिकॉज बाकी 3 तो ट्रूडो कॉकस के हिस्से थे, और जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने रिजाइन किया था. सो अब जो भी नया लीडर आएगा वो उसकी यही कोशिश होगी कि वो ट्रूडो से हट के अपने आप को प्रेजेंट करे, और आई थिंक उसमें मार्क कार्नी ही उसमें सक्सेसफुल होंगे. $4 मिलियन उन्होंने रेज किया, विच इज वेरी इम्प्रेसिव इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में. एंड आई थिंक ही विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑन March 9th. ओके. तो शफीक साहब आपसे भी इसी से मिलता जुलता सवाल. एक तो ये आप भी बताएं कि कौन इन सब में से बेहतर कैंडिडेट आपको लगता है, बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली आई वुड लाइक टू आस्क यू कि अभी जो ट्रम्प का, क्योंकि वहाँ पे भी इलेक्शंस जो होने हैं फेडरल के, उसमें भी ट्रम्प ही इशू होगा और या टैरिफ ही इशू होगा. तो आपको कौन लगता है कि कौन सा ऐसा कैनेडियन है पूरे कनाडा में जो ट्रम्प को ट्रूली फेस कर सकता है ब्रेवली, या आपको लगता है कि नो मैटर हु कम्स, मार्क कार्नी आ जाए, पियर पॉलियर आ जाए, कोई और आ जाए, हमारी इकोनॉमी इतनी वीक है कि हम स्टैंड नहीं कर सकते उनके सामने, बिकॉज दैट्स अ ह्यूज मार्केट एंड ह्यूज इकोनॉमी एंड ऑल ऑफ दैट. तो इट डजंट मैटर हु कम्स. व्हाट डू यू थिंक? तो देखिए, सबसे पहले तो जैसे साइमन ने बताया आपको कि यू नो ऑल द कैंडिडेट्स दे आर ऑल अमेजिंग कैंडिडेट्स हैं. हर एक का अपना एक प्रोफाइल है और हर एक का अपना एक जो है वो एक्सपीरियंस है और एक्सपोजर है. तो मैं ये समझता हूँ कि सारे बड़े अच्छे कैंडिडेट्स हैं. मार्क कार्नी का डेफिनेटली जी वो बैंकर भी हैं और उनका इकोनॉमी और उसके बारे में उनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है. क्रिस्टिया फ्रीलैंड जो हैं, शी इज अमेजिंग पर्सन. आई कैन टेल यू कि उन्होंने पास्ट में जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के साथ नेगोशिएशंस, सक्सेसफुली नेगोशिएशंस की हुई हैं. तो मैं समझता हूँ सारे अच्छे लोग हैं. लेकिन जैसे साइमन ने बताया कि जिस वक्त मैं कम्युनिटी में देख रहा हूँ तो मैं बहुत जो देख रहा हूँ कि लॉट ऑफ पीपल आर सपोर्टिंग मार्क कार्नी. That what I'm seeing. So let's see the results on March 9th को जो भी results आते हैं. But I think we had a good capable candidates who can take control of the situation. Okay. और दूसरा जो मैं आपको लगता है कि मार्क कार्नी is the guy who can represent
Canada in front of the US administration? 100%. जैसे मैंने कहा कि अगर मार्क कार्नी जीते हैं, he have all that kind of abilities कि वो जो है definitely he can deal with the Trump administration. उसमें कोई शक नहीं. अभी जो उनका स्कैंडल है कि वो अपनी ही जो उनके जिस फॉर्म में वो काम कर रहे थे, ब्रुकलिन्स आई थिंक, ब्रुकफील्ड, उसको वो ले गए हैं, उसका जो हेडक्वार्टर है वो उन्होंने यूएस शिफ्ट कर दिया. सो विच आल्सो टेल्स मी दैट people are already, and ordinary people definitely, they are already migrating somehow or moving to their businesses, if not themselves, moving their businesses to the US. That's not truly a good sign. That's not a Canadian thing to do. तो आपको क्या लगता है कि ये कितना impact करेगा? ये एक small incident कह लें, क्योंकि वो तो he was not part of it when they moved it, but they are still, the opposition party is still blaming. कल को हो सकता है अगर वो विन कर जाता है तो यूएस वाले भी उसको इसी पे ब्लेम कर रहे हों. तो आप इसको कैसे देखते हैं कि इस सिनेरियो में इज ही एबल टू रेज हिज वॉइस और नॉट? मैं आपको ये बताता हूँ कि जब आप बिजनेसमैन होते हैं तो आपको बहुत सारे डिसीजन करने होते हैं, राइट? सो he was not the prime minister, he was not in cabinet. He's a businessman, an individual who have to make some decisions. और उस वक्त तक टैरिफ का I don't know कि इशू चल रहा था, नहीं चल रहा था, क्या सिनेरियो था. बट द थिंग इज कि एक चीज याद रखें, ये जो टैरिफ वाला इशू है ना, इसने एक चीज पैदा की है कैनेडियन के अंदर, और वो है यूनिटी. ये जो मैं देख रहा हूँ ऑनेस्टली, इस इशू के ऊपर रिगार्डलेस हमारे कितने भी इख्तलाफात होते हों, हम सारे के सारे एक पॉइंट पे खड़े हैं कि कैनेडा फर्स्ट. That is, everybody is saying Canada first. तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है. अगर सिचुएशन में ऐसी सिचुएशन, it's his decision, but he can make decision कि उसकी कंपनी वापस कनाडा में लानी है, क्या करनी है. But what I can tell you is there is definitely a message जो मैं कैनेडियंस के अंदर देख रहा हूँ. सही बात. अच्छा, आपको क्या लगता है ये सारी सूरत हाल में कौन ट्रूली, आप खुद, मैंने जैसे आपको इंट्रोड्यूस कराया कि आप जीती हो, that's how I feel like, you made strong decisions in your life, that's why you were able to work on various platforms. आप भी बताएं थोड़ा सा कि कौन आपको लगता है कि which Canadian can stand up stronger in front of the US administration. Number one question जो मैंने उनसे भी शफीक साहब से भी पूछा, और फिर दूसरा इसके साथ ये भी बताएं कि क्या हम वाकई ही इस पोजीशन में हैं कि डिफेंड कर सकेंगे, या at the end of the day whatever they want they're going to get it with respect to the 51st state or whatever they wanted, they are going to have it because they are strong. So अगर आप मेरा ओपिनियन पूछेंगी तो मेरे ख्याल में तो पियर पॉलिएव कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर ही बेस्ट कैंडिडेट हैं, और जो कि ट्रम्प के अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं, कनाडा को डिफेंड कर सकते हैं, कैनेडियंस को डिफेंड कर सकते हैं, हमारी इकोनॉमी को डिफेंड कर सकते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमारी सॉवरेनिटी को डिफेंड कर सकते हैं. इस वक्त तो इतने अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स हैं, कभी मेरा नहीं ख्याल कि कनाडा हैज गॉन थ्रू कि उनकी अपनी एक नेशनल सिक्योरिटी, उनकी एक जो एक एग्जिस्टेंस है एज अ कंट्री, एज अ सॉवरेन कंट्री, उसको चैलेंज किया जाए. तो मेरे जहां तक मेरा पर्सनल ओपिनियन है, पियर पॉलिएव इज द बेस्ट कैंडिडेट, स्पेशली वो भी ऐसी जगह से जिसको हम सारी जिंदगी अपना दोस्त, अपना हमारा मुल्क है, हमारा हमने कभी डिस्टिंग्विश ही नहीं किया कि वो अलग हैं और हम अलग हैं. वी वर सो क्लोज टू ईच अदर, राइट? या आई मीन अमेरिका वाज आवर बेस्ट नेबर, एलाई, ट्रेडिंग पार्टनर, हर चीज में. और तो उसी ने हमारे जैसे सीने में चुरा गोम दिया है, तो अब हम क्या करें, राइट? दैट काइंड ऑफ सिचुएशन इट इज. नहीं, हम एक बड़ी स्ट्रांग नेशन है, हम लोग एक G7 की एक बहुत स्ट्रांग इकोनॉमी है, हम लोगों का बहुत बड़ा नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ऑयल हमारे पास है, एनर्जी हमारे पास है, टैलेंट हमारे पास है, हम लोग एक स्ट्रांग डिवोटेड कैनेडियंस हैं, एंड वी आर गोइंग टू फाइट tooth and nail on cent to cent. We're going to fight back, and Canada will emerge even stronger
and even a bigger economy and a much more prosperous country in the world than US. Okay, wonderful to hear that कि इसको as an opportunity लेना चाहिए, इसको as threat नहीं लेना चाहिए. तो अभी आप शफीक साहब थोड़ा सा इस पे हाईलाइट करें, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है of this episode कि what is next for Canada? Like अब हमसाये के साथ लड़ाई शुरू हो गई है, तो अब हम कहाँ किन के साथ कोलैबोरेट करेंगे, किन को अपना एलाई, जैसे आपने कहा नेटो है, यूरोप है या एशिया है, क्योंकि चाइना के साथ भी तो हमारी लड़ाई है. तो अब हमारे जो नए एलाइज होंगे वो कौन होंगे, किस तरह से हम वो बिल्ड करेंगे, कितना टाइम लग सकता है इस सारी चीज़ों को संभलने में, एंड आर कैनेडियंस रेडी फॉर दिस चैलेंज? डॉक्टर साहब देखिए, वही मैं चीज़ दोबारा रिपीट करूंगा कि ये जो इशू हुआ है इसकी वजह से एक चीज तो हुई है कि कैनेडियन आर यूनाइटेड जी. और ये बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा काम है कि आज जो है सारे कैनेडियंस रिगार्डलेस क्यूबेक है, रिगार्डलेस कोई भी प्रोविंस है, हम सारे खड़े हैं और हमारा स्टैंड है कि कनाडा फर्स्ट. सो दिस इज अमेजिंग. जब आपके अंदर इस तरह का पैट्रियोटिज्म आ जाता है ना, तो फिर मेरा ख्याल है कि चीजें जो हैं वो बेहतर होना शुरू होगी. इसमें होगा क्या कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे जो है नेगोशिएशंस यूएस के साथ कंटिन्यू रहेंगी और इतना आसान नहीं होगा जितना शायद यूएस समझ रहा है. जैसे साइमा ने बताया, एनर्जी का सेक्टर है, दूसरे सेक्टर्स हैं, इट विल नॉट बी इजी, क्योंकि अगर डॉलर टू डॉलर अगर करने लगेंगे आप उसको, तो इट्स अ ट्रेड वॉर. डेफिनेटली इट्स अ ट्रेड. तो व्हाट्स गोना हैपन इज कि यूएस की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, यूएस के पास जो सेक्टर है, एनर्जी का सेक्टर है, उसके ऊपर भी अफेक्ट तो पड़ेगा जी. और उनके वहां पे भी जो है इसका इम्पैक्ट होगा. तो मैं नहीं समझता कि ये जो है ना, ये कहना और प्रैक्टिकली क्या होता है, उसके रिजल्ट्स क्या आते हैं, इट माइट टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, लेकिन उसके रिजल्ट से हो सकता है उनको रिव्यू करना पड़े, क्योंकि जो उसके रिजल्ट्स होंगे वो कितने उनके लिए जो है वो ड्रास्टिक जो है वो सिचुएशन क्रिएट होती है उनके लिए. तो ये मैं समझता हूँ कि ये चीजें डेफिनेटली. बाकी जहां तक आपने अलाइज का कहा, तो अलाइज का भी देखिए, फॉरेन पॉलिसी आपकी ये है कि जब सिचुएशन चेंज होती है, सर्कमस्टेंसेस चेंज होती हैं, यू नीड टू गो बैक टू द ड्राइंग रूम, यू नीड टू गो बैक टू द टेबल एंड सी कि हमें इस सिचुएशन में, इस सिनेरियो में हमें क्या करना है. So I think when the time will come, those decisions will be made, and I am very much confident on our liberal leadership. जी. ओके. हाँ, अभी रिसेंटली वो यूएस भी यूरोप गए हैं, जाके यूके में मिलके आए हैं एटसेट्रा. सो डेफिनेटली दे हैव स्टार्टेड टॉक्स विद देयर यूरोपियन पार्टनर्स. They just have started it, and I'm sure they are going to continue doing that. And of course, they are negotiating with the US partners as well. Yes. And let's see what comes up. And I personally believe that Canadians are ready for this change. Whatever comes, they are ready, because it's been some time कि threat जो चल रहा था पहले, जी हाँ जी होगा, फिर एक महीना और दिया ताकि हम रेडी हो जाएं. तो मैं तो समझती हूँ ये सारा टाइम ही हमें इसलिए मिला कि हम तैयार हो जाएं कि क्या आ रहा है. राइट? बिल्कुल. सो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे कुछ इफेक्ट होगा इसका? ऑफ कोर्स कंस्ट्रक्शन, आपके जितने लंबर है, आपका बहुत सा बिल्डिंग मटेरियल है, सब कुछ कुछ हम एक्सपोर्ट करते हैं, कुछ वो हम इंपोर्ट करते हैं. एवरी सेक्टर विल बी अफेक्टेड, सो इट्स गोइंग टू हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट. ऑलरेडी एक हाउसिंग क्राइसिस चल रहा है, रियल एस्टेट मार्केट बिल्कुल डाउन है, कोई नई कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही, सब बिल्डर्स जो हैं स्टैंड स्टिल पे आए हुए हैं. सो इट्स लाइक अ क्वाइट अ chaotic situation right now. और बहुत सी अनसर्टेनिटी है, लेकिन आई एम वेरी होपफुल विद द राइट लीडरशिप, चाहे लिबरल के आते हैं, लेकिन आई थिंक हमारे कंजर्वेटिव ही आएंगे, हम ही हुकूमत बनाएंगे, और पियर पॉलिएव ही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, एंड थिंग्स विल स्टार्ट टू इम्प्रूव फॉर बेटर. ओके. हाँ, अभी पियर पॉलियर का कल का बयान था कि भाई अगर लंबर वहां नहीं जा रहा तो हम अपने घर ज्यादा बनाना शुरू कर देते हैं, तो चलो इनकी प्राइसेस कम हो जाएंगे. सो लेट्स सी व्हाट काइंड्स ऑफ न्यू पॉलिसीज इमर्ज इन दीज chaotic सिचुएशंस. थैंक यू सो मच फॉर शफीक साहब ज्वाइन करने का. बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया. मुझे पता है अफ्तार का टाइम हो रहा है और आपने बिल्कुल लास्ट मिनट हमारे रिक्वेस्ट पे आपने हमें ज्वाइन किया. बहुत शुक्रिया. और साइमा मुसर्रत, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. चले, बहुत शुक्रिया. आप लोग भी हमारे साथ रहे, और नेक्स्ट वीक तक के लिए
आपसे इजाजत, थैंक यू। Thank you.